नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जैसे कि PSC, SI, कांस्टेबल, MP पुलिस, जितने भी मतलब जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जैसे टीचर के लिए, रेलवे के लिए, कृषि विभाग के लिए, उन सब में जैसे एशिया महाद्वीप से संबंधित जो जो मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके आंसरों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं, आज दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर, तो विश्व का सर्वाधिक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा? हांगकांग। जी दोस्तों, याद रखिएगा, समाचार पत्र पढ़ने वाला विश्व का सर्वाधिक देश कौन सा है? हांगकांग। दूसरा, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश, डाकघर या पोस्ट ऑफिस, तो डाकघर वाला देश कौन सा विश्व का सर्वाधिक, मतलब सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है? तो कौन सा देश है? वो हमारा भारत देश है। ठीक है, अब देखिए, एशिया का सर्वाधिक घना बसा द्वीप। जी दोस्तों, एक क्वेश्चन था कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व वाला देश, तो वो था सिंगापुर। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा घनी आबादी मतलब जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप, अगर देश पूछे तो सिंगापुर, अगर द्वीप पूछे तो कौन सा? जावा द्वीप। ठीक है दोस्तों, एशिया का सर्वाधिक घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा। ठीक, अब देखिए, एशिया में सर्वाधिक जूट व गन्ने का उत्पादक देश कौन सा है? जूट व गन्ने का उत्पादक देश किस में? एशिया में। बात किसकी कर रहे हैं? एशिया महाद्वीप की। तो देखिए कौन सा है? बांग्लादेश व भारत, मतलब पहले नंबर पर बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर भारत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? जी दोस्तों, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप पिछली क्लास में पढ़े भी होंगे, ये शायद 8th या 7th ऐसे कुछ क्लास में था कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो दोस्तों, उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जी दोस्तों, याद रखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का, सॉरी वही है, एशिया का विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? 9438 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए, एशिया में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ? जी दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे सुरंग मतलब ऐसा रास्ता जिसके अंदर से रेलवे जाती है, तो कौन सी सुरंग है? सिकन, जो कि कहाँ है? जापान में। एशिया की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? सिकन, जापान में। ठीक है, अब देखिए, विश्व में सर्वाधिक रबर उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? मतलब रबर के उत्पादक में और मतलब निर्यात करने में। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा देश है? विश्व में रबर का प्रथम नंबर का उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। जी दोस्तों, ये जो तीनों देश हैं क्रमशः थाईलैंड, मलेशिया व इंडोनेशिया, ये रबर उत्पादक व निर्यात करने वाले देश हैं। ठीक है, अब देखिए, विश्व में चीन किन किन पदार्थों में प्रथम स्थान रखता है? जी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि चीन का जो स्थान है वो बहुत से पदार्थों में मतलब प्रथम नंबर है। तो कौन कौन से पदार्थ है? जैसे अगर ऑप्शन दे देता है तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन देता है तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं। कौन कौन से स्थान में प्रथम स्थान रखता है पदार्थों में? तंबाकू, गेहूँ, चावल, चाय और कपास। जी दोस्तों, याद रखिएगा, चीन विश्व में इन पदार्थों में प्रथम स्थान रखता है। कौन कौन? तंबाकू, गेहूँ, चावल, चाय और कपास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? जल विद्युत मतलब जल से बनने वाली बिजली, तो उसका विकास किस में हुआ है? ठीक है ना, किस देश में हुआ है सबसे अधिक? तो कौन सा देश है वो? जापान। जी दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी में एक अलग ही लेवल पर खड़ा हुआ है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो वही है, जल विद्युत का विकास सबसे ज़्यादा किस देश में हुआ है? तो वो है जापान देश में। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कच्चा रेशम, ये जो कच्चा रेशम से मतलब है दोस्तों, जो रेशम का कीड़ा होता है सीधे उससे जो रेशम प्राप्त होता है, समझ रहे हैं ना, रेशम के कीड़े से सीधे जो रेशम प्राप्त होता है उसको कच्चा रेशम कहते हैं। तो वही है, कच्चा रेशम प्राप्त करने वाला विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? मतलब कच्चा रेशम प्राप्त करने वाला विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो कच्चा रेशम प्राप्त करता है और प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा देश है वो? जापान। जी दोस्तों, जापान देश है वो कि कच्चा रेशम में विश्व में उसका क्या है? प्रथम स्थान है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है वो कि विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? प्राकृतिक रबर मतलब जो बनाए न जाती, जो पेड़ पौधों से रबर निकलती है, बनती है, वो प्राकृतिक रबर कहलाती है। तो कौन सा है विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादित करने वाला देश? रबर का उत्पादन करने वाला तो कौन सा है? थाईलैंड। यह दोस्तों कौन सा है वो देश? थाईलैंड।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है। टिन, ठीक है दोस्तों, टिन एक धातु है। तो एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश, मतलब उसका निर्माण कहाँ होता है, उत्पादन उसका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कौन सा देश है वो, मलेशिया। एशिया का मलेशिया, याद रखिएगा, एशिया का मलेशिया टिन उत्पादक का देश, ठीक है। अब देखिए, विश्व का सर्वाधिक टिन निर्यातक देश, ये तो हो गया टिन उत्पादक देश मलेशिया। अब टिन निर्यातक मतलब निर्यात करने वाला देश कौन सा है सबसे अधिक, तो वो कौन सा है, वो भी मलेशिया ही है। क्यों, क्योंकि जब वहाँ सबसे ज़्यादा टिन उत्पादित मतलब निकलता है तो सबसे ज़्यादा टिन वो निर्यात भी करेगा, मतलब दूसरे देशों को क्या करेगा, बेचेगा या देगा। तो विश्व का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया है, वही है। एशिया का सबसे अधिक वही है। फिर अगर बात की जाए कि विश्व का सर्वाधिक टिन निर्यातक देश कौन सा है, तो कौन सा है वो, मलेशिया, ठीक है। अब देखिए, मलेशिया देश में टिन खनन का प्रमुख केंद्र कौन सा है, मतलब उसके जो टिन खनन का केंद्र हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख केंद्र कौन सा है, मतलब जिसमें सबसे अधिक मात्रा में टिन निकलता है, तो क्या नाम है उसका, इपोह। कौन सा टिन खनन केंद्र है, इपोह है। कहाँ पास है ये, किंता किलांग घाटी, कहाँ है, किंता किलांग घाटी में जो इपोह खनन केंद्र है वो मलेशिया में टिन खनन का प्रमुख केंद्र है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब वही नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे गर्म व सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। जी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो सबसे गर्म है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान देश में है, और सबसे ठंडा है बारखोयांस्क, जो कि साइबेरिया में है। साइबेरिया दोस्तों हम बता चुके हैं कि साइबेरिया रूस का ही एक भाग है। जो रूस के दो भाग हैं, एक यूरोप में है और एक वही एशिया महाद्वीप में है। तो रूस का जो भाग एशिया महाद्वीप में है उसे साइबेरिया कहती हैं, ठीक है। तो वही है, सबसे गर्म कौन सा है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, और सबसे ठंडा कौन सा है, बारखोयांस्क साइबेरिया में, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है। जी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का शीत ध्रुव, ठंडा ध्रुव किसे कहा जाता है, बारखोयांस्क को, जो कि सबसे ठंडा भी है। एशिया का जो कि सबसे ठंडा स्थान है बारखोयांस्क, उसी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। ये आप पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लासों में, नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम बता देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, स्वेज नहर। जी दोस्तों, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है। सिनकोना एक वृक्ष है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश, मतलब जहाँ सिनकोना सबसे ज़्यादा होते हैं वो कौन सा है, इंडोनेशिया। जी दोस्तों, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो विश्व में सिनकोना उत्पादक का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र कौन सा है। जी दोस्तों, अभी हम पढ़े कि विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र कौन सा है, दोनों क्वेश्चन को अगर पूछ दे तो थोड़ी गौर से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ी आप गौर से पढ़िएगा, फिर उसके बाद जवाब उसका दीजिएगा। अगर पूछे कि देश कौन सा है तो इंडोनेशिया, अगर पूछे कि उत्पादक केंद्र कौन सा है तो कौन सा है वो, वांडूंग। कौन सा केंद्र है, वांडूंग, जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिनकोना से क्या बनता है। जी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे पढ़ चुके हैं आप, जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो चलिए हम बताते हैं। सिनकोना से क्या बनता है, तो सिनकोना से दोस्तों कुनेन बनती है। क्या बनती है, कुनेन दवा बनती है। और ये कुनेन ये जो कुनेन दवा है ये किस रोग के बिना मतलब उसका रोग ठीक करने के लिए या उसका निवारण करने के लिए काम में आती है, तो वो मलेरिया की दवा है। कौन सी दवा है ये, मलेरिया की दवा, मतलब ये मलेरिया रोधी दवा हो गई, समझ रहे हैं ऐसा। तो कुनेन जो कि मलेरिया की दवा है वो मतलब किससे बनती है, सिनकोना से बनती है। सिनकोना एक प्रकार का क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, जो कि इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश, जलयान मतलब जल जहाज, मतलब जल में चलने वाले यान, ठीक है। तो विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, तो वो है जापान। जलयान जापान, एशिया मलेशिया, ये कुछ ट्रिक होती है ना, ये आप याद करने का आपको मतलब सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। जैसे वहाँ पर हम बताएं एशिया का मलेशिया, यहाँ जलयान का जापान। सबसे अधिक जलयान कहाँ बनते हैं, तो जापान, ठीक है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बता रहे हैं कि प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ, फिर बताएंगे कि आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की
प्रमुख नदियाँ। तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली कौन सी हैं? ह्वांगो, आमोर, सिकियांग, यांगटीसी, क्यांग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो ह्वांगो, आमोर, सिकियांग, यांगटीसी, क्यांग। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं कि आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? किसमें? हम बताए थे ना, अभी बताए हैं प्रशांत महासागर में गिरने वाली। अब आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? लीना, ओवे और येनिसी। ठीक है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली कौन कौन सी है? ह्वांगो, आमोर, सिकियांग, यांगटीसी, क्यांग। अगर पूछे आर्कटिक महासागर में गिरने वाली तो लीना, ओवे और येनिसी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्कटिक व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है? तो कौन सा जल डमरू मध्य है? बेरिंग जल डमरू मध्य है। मतलब जो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है उस डमरू मध्य का नाम क्या है? बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि नागासाकी, नागासाकी से दोस्तों आप परिचित हैं, वही नागासाकी जिसमें बम विस्फोट हुए थे, समझ रहे हैं ना, वही है नागासाकी, जो जापान के अंतर्गत आता है। नागासाकी एक शहर है जापान देश के अंतर्गत, कि लोग चाय का कौन सा उत्सव मनाते हैं? मतलब ये लोग चाय का एक उत्सव मनाते हैं, उस उत्सव का नाम क्या है? जैसे हमारे यहाँ दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, होली का उत्सव मनाया जाता है, तो इनके यहाँ एक चाय का उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? चानुयू। क्या नाम है? चानुयू, चाय का एक उत्सव है। ठीक है, फिर बेरिंग जल संधि किस रेखा के समांतर स्थित है? वही समानांतर स्थित है, मतलब उसके समानांतर स्थित है, उसके मतलब एक तरफ से आप कह सकते हैं उसके समान स्थित है, समझ रहे हैं वैसा। तो जो बेरिंग जल संधि है वो किस रेखा के समानांतर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा है वो? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। ठीक है, तो जो बेरिंग जल संधि है वो किस रेखा के समानांतर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ स्थित है? सिंचाई नहरों का जाल मतलब क्या है? इससे ये मतलब मैं समझाता हूँ, इसका जो अर्थ है कि सिंचाई नहर का जाल से हमारा आशा ये है कि जहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर है, मतलब सिंचाई नहर पास पास इतने ज़्यादा बने हुए हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये एक जाल सी संरचना बना लेते हैं, ऐसा लगे जैसे एक जाल बिछा हुआ सिंचाई नहरों का। तो सबसे बड़ा जाल कौन सा है? मतलब सिंचाई नहरों का जाल कहाँ है? तो वह है पाकिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो सिंचाई नहर का जो जाल बना हुआ है, जिसमें ये प्रथम स्थान पर पाकिस्तान बैठा हुआ है, ये हमारी जो सिंधु नदी जाती है ये उसी के कारण है। हमारी जो सिंधु नदी का जो बहुत ज़्यादा भाग पाकिस्तान पर जाता है, मतलब सिंचाई आदि के जल आदि के लिए जाता है, उन्हीं पर ये सबसे बड़े मतलब जो बांध बनाए हुए हैं, जो जाल बनाए हुए हैं नहरों का, तो किन पर बनाए हुए हैं? सिंधु नदी पर बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं स्वर्णिम देश किन्हें कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्वर्णिम देश किन्हें कहा जाता है, मतलब किन देशों को स्वर्णिम देश कहा जाता है? तो कौन से? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों जो देश हैं इन्हें स्वर्णिम देश के नाम से जाना जाता है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, अब देखिए, अति सुंदर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब बौद्ध मंदिर तो सब जगह स्थित है, जैसे चीन में स्थित है, नेपाल में स्थित है, भूटान में स्थित है, सब जगह हमारे भारत देश में स्थित है। लेकिन बात की जाए कि अति सुंदर मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, सबसे सुंदर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो कौन सा देश है? देश है म्यांमार। म्यांमार देश में अति सुंदर बौद्ध मंदिर स्थित हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं माउंट एवरेस्ट। यह दोस्तों, अब आते हैं थोड़ी हम माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि मतलब माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है, इस पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, कौन कब चढ़े, पहली महिला कौन चढ़ी, पहले पुरुष कौन चढ़े, समझ रहे हैं इस तरह। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट का नाम किन के नाम पर रखा गया है? जी दोस्तों, ये जो माउंट एवरेस्ट नाम है ये किन के नाम पर, किस इंसान के नाम पर रखा गया है, उनका नाम क्या है? तो भारत के महासर्वेक्षक, ये जो माउंट एवरेस्ट का नाम है वो भारत के जो महासर्वेक्षक हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। जो भारत के महासर्वेक्षक थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया है। ठीक है, अब ये कब से कब तक मतलब भारत के महासर्वेक्षक रहे, मतलब ये किस सन से किस सन तक? कौन? सर जॉर्ज एवरेस्ट कब से कब तक, किस सन से किस सन तक भारत के महासर्वेक्षक रहे? तो सन 1830 से सन 1843 तक। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 13 साल,
सन 1830 से सन 1843 तक ये अपने भारत देश के महासर्वेक्षक रहे। ठीक है, अब देखिए पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था। मतलब जब सर जॉर्ज एवरेस्ट का नाम के आधार पर जो माउंट एवरेस्ट रखा गया है, जब नहीं रखा गया था तो उसके पहले ये जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है इसे किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसे चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? चोटी 15। मतलब जैसे बहुत सारी उसमें चोटियाँ हैं तो सबका नाम जैसे चोटी 1, चोटी 2, चोटी 3, चोटी 4, इसी तरह चोटी 15 के नाम से इसको जाना जाता था माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, अब देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये दोस्तों आप पढ़ चुके होंगे। पहले जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी वो 8,848 मीटर बताई जाती थी। ये कब मापी गई थी? तो सन 1954 में मापी गई थी। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, सन 1954 में मापी गई थी। फिर उसके बाद जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है वो कब मापी गई थी? तो मापी गई थी 5 मई सन 1999 को। किसके द्वारा? GPS उपग्रह, एक उपग्रह का नाम है GPS, शॉर्ट में नाम क्या उसका? GPS। उसके द्वारा जो माउंट एवरेस्ट की जो एकदम क्लियर ऊंचाई थी वो मापी गई कि 8,850 मीटर। कब? 5 मई सन 1999 को। ठीक है, अब देखिए माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बाकी देशों में, हमारे भारत देश में भी उसको माउंट एवरेस्ट कहती हैं और देशों में माउंट एवरेस्ट कहती हैं। तिब्बत में उसे, तिब्बत देश में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो क्या है? कोमोलंगमा। किससे? कोमोलंगमा नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है बर्फ़ की देवी। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा है। ये हम बता भी चुके थे। सागर माथा नेपाल देश में, उसका मतलब होता है ब्रह्मांड की माता। ठीक है, सागर माथा मतलब ब्रह्मांड की माता। फिर पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? जी दोस्तों अभी हमने बताया कि पृथ्वी का शीत ध्रुव, पृथ्वी का शीत ध्रुव हम बता चुके हैं, जो वहाँ पर स्थित है साइबेरिया में। ठीक है, अब बात करें कि पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, वो तो शीत ध्रुव था। अगर पूछे कि पृथ्वी का तीसरा ध्रुव तो वो है माउंट एवरेस्ट। तीसरा ध्रुव कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बाकी जो दो ध्रुव हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिनसे हम परिचित हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और तीसरा ध्रुव कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और शीत ध्रुव जो साइबेरिया देश में था, क्या नाम था? वर्खोयास्क, क्या नाम था? ठीक है, वो। अब देखिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जैसे चांद पर सबसे पहले कौन पहुंचा है। हमारे भारत देश से चांद पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो हम याद किए थे, राकेश शर्मा करके थे। ठीक है ना। फिर पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। इसी तरह तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले कौन पहुँचा? तो कौन पहुँचे थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के निवासी थे और तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के निवासी थे, ये पहुंचे थे। ठीक है, अब देखिए ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़े हैं। मतलब जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़े हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों नोवांग गोबू। याद रखिएगा, ये गोबांग योगू माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़े हैं। अब देखिए गोबांग योगू कौन थे? नोवांग गोबू कौन थे? तो बता दो दोस्तों, ये जो तेंजिंग नोर्गे थे उनकी भतीजा थी। कौन थी ये? जो तेंजिंग नोर्गे हैं, जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। ये अपने चाचा से प्रेरित होकर ये भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े और बोले कि चाचा तो 1 बार चढ़े हैं, मैं तो 2 बार चढ़ूँगा। तो ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कितनी बार चढ़े? 2 बार। बोले मैं चाचा से 1 कदम आगे रहूँगा, चाचा 1 बार चढ़े तो मैं 2 बार चढ़ के दिखाऊँगा। ठीक है, तो नोवांग गोबू कौन थे? तेंजिंग नोर्गे के भतीजे थे। ठीक है, अब देखिए ये पहली बार, जी दोस्तों, कब कब चढ़े? तो ये पहली बार अमेरिका दल के साथ, किसके साथ? अमेरिकी जो दल था उनके साथ चढ़े। कब चढ़े? 1 मई सन 1963 ईस्वी को। दूसरी बार ये हमारे जो भारतीय दल था उसके साथ चढ़े। कब? 20 मई सन 1965 को, 2 साल बाद। ठीक है, पहली बार अमेरिकी दल के साथ 1 मई 1963 को, दूसरी बार भारतीय दल के साथ 20 मई 1965 को। जबकि ये मतलब थे किस देश से बिलोंग करते थे? तो वो था नेपाल देश। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। ये तो हम पुरुष को पढ़ चुकी कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। अब पहली महिला कौन चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, उनका नाम क्या है? तो वो थी जुंको तवाई, जो कि जापान की थी। जुंको तवाई जो कि जापान की थी। कब चढ़ी थी? सन 1975 ईस्वी में। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहली महिला चढ़ने वाली कौन थी? जुंको तवाई जो कि जापान की थी। ये सन 1975 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट की
चोटी पर पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? ये तो हम पढ़ ले कि विश्व मतलब सबसे पहले विश्व में कौन पहुंचा, तो जुंको तबाई। अब भारतीय महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली? तो कौन थी वो? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल, हमारे भारत देश की बछेंद्री पाल, सन 1984 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, बिना ऑक्सीजन से मतलब दोस्तों बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने लगती हैं, तो वहाँ जो ऑक्सीजन का जो मतलब जो दाब है, जो ऑक्सीजन का मतलब एक लेवल है, तो वहाँ कम होने लगता है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। अगर कोई सांस का मरीज है या कुछ है, तो उनकी हो सकता है कि सांस न मिलने की वजह से उनकी नस भी फट सकती है। ठीक है, उनकी मौत भी हो सकती है। तो वही है, लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लिए थे, प्राकृतिक जो हवा मिल रही थी उसके सहारे चढ़े थे। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, ये तो सब ऑक्सीजन से चढ़े थे, ऑक्सीजन की सहायता से। जो बिना ऑक्सीजन की सहायता से चढ़े थे उनका नाम क्या था? फू दोरजी। इसलिए इनका नाम हमेशा याद रखा जाता है। ये बिना ऑक्सीजन की मदद से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। फू दोरजी कब चढ़े थे? 9 मई सन 1984 को। कब चढ़े थे? 9 मई सन 1984 को, उसी सन जिस सन बछेंद्री पाल जो हमारी भारतीय महिला थी वो चढ़ी थी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा, जी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कि सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले या माउंट एवरेस्ट की चोटी में पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ठीक है, तो क्या नाम है उनका? अप्पा शेरपा, 21 बार। दोस्तों मायने रखता है, एक बार जो माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ लेता है वो दोबारा चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। बात उसकी ऊंचाई की नहीं है, बात वहाँ की दोस्तों जो उसका तापमान है, जो उसका मौसम है, वहाँ कभी भी बर्फबारी होने लगती है, कभी भी वहाँ का हिमस्खलन हो जाता है, मतलब बर्फ़ टूट कर गिरने लगती है, पिघलने लगती है, कभी भी वहाँ एकदम आंधी आ जाती है, समझ रहे हैं, लोग वहाँ मर जाते हैं, दब जाते हैं। उसके बावजूद जो एक बार पहुँच जाता है दोबारा हिम्मत नहीं करता। ये कितनी बार की हिम्मत की? 21 बार। ये दोस्त याद रखिएगा, अप्पा शेरपा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कितनी बार पहुँचे? 21 बार। ठीक है, और ये सफल कब हुए थे? जो अप्पा शेरपा थे, मतलब ये चौथी, मतलब जब ये 3 बार चढ़ चुके थे, जो प्रारंभ में 3 बार था तो उसमें असफल रहे थे, मतलब उसके जो शिखर तक नहीं पहुंच सके थे, लेकिन ये चौथी बार माउंट एवरेस्ट की चोटी में चढ़ने में क्या हुए थे? सफल हो गए थे। मतलब देखिए दोस्तों, ये हार नहीं माने, 3 बार वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उसके मौसम ख़राब होने की वजह से आधे रास्ते से लौट आए, लेकिन चौथी बार ये उसमें पहुंचकर दिखा दिए। ठीक है, अप्पा शेरपा। और वहाँ कितनी बार चढ़े थे माउंट एवरेस्ट की चोटी? 21 बार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में सबसे कम उम्र में, अब आते हैं कि सबसे कम उम्र में, तो विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट में चढ़ने वाले पुरुष का नाम क्या है? मतलब व्यक्ति का नाम, वो तो उनका पुरुष का जो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े। ठीक है ना, वो कौन थे? जॉर्डन रोमेरो। नाम रखिए, याद रखिएगा, जॉर्डन रोमेरो अमेरिका के थे, जो कि 13 वर्ष की अवस्था में, कहाँ के थे? जॉर्डन रोमेरो अमेरिका देश से बिलोंग करते थे। ये मात्र 13 वर्ष की अवस्था में, जी दोस्तों, उस 13 वर्ष की अवस्था में जिसमें लोग अच्छे से माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते नहीं हैं कि माउंट एवरेस्ट किस तरह का होता है, माउंट एवरेस्ट है क्या, कहाँ स्थित है, लोग अच्छे से जान नहीं पाते हैं। ये उस अवस्था में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले पुरुष बने। ठीक है ना, जॉर्डन रोमेरो। अब आते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली विश्व में पहली महिला कौन सी थी? सबसे कम उम्र की, मतलब विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट की चोटी चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है सबसे कम उम्र में? तो उनका नाम था मालवेत पूर्णा, जो कि हमारे भारत देश की थी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। क्या है दोस्तों, हमारे लिए ये गर्व की बात है। अगर पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। अगर सबसे कम उम्र में पहुंचने वाली महिला, तो मालवेत पूर्णा। ये कहाँ की थी, मतलब किस प्रदेश की? तो ये आंध्र प्रदेश की थी। ये भी 13 वर्ष की अवस्था में। जॉर्डन रोमेरो भी 13 वर्ष की अवस्था में चढ़े थे, और ये भी 13 वर्ष की अवस्था में चढ़े थे। ये आपके लिए कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है ना, वो जॉर्डन रोमेरो और ये मालवेत पूर्णा, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।